अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। 12 अगस्त को जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी अमल में आई और उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ भी हमारे सामने आ गई कि क्या वजूहात थी, और उसमें वजूहात जो लिखी थी वो हम बारहा आपके सामने रख चुके हैं कि एक तो टॉप सिटी वाला मामला था जो 2017 में पेश आया था और उसके बाद 2023 नवंबर में अदालत से उस पर फैसला आया था और उसकी रोशनी में एक तो गिरफ्तारी, दूसरा जो अहम वजह थी इन एडिशन जो थी वो ये थी कि जो पोस्ट रिटायरमेंट उनके ऐसे कुछ एक्शंस या ऐसे कोई राब्ते या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जो कि आर्मी एक्ट की वायलेशन के ज़िम्रे में आती है। ये तो एक हो गई जो ऑफिशियली हमें बताया गया। उसके बाद तज्जियों का, तबसरों का, कुछ अफवाहों का, कुछ स्पेकुलेशन का, कुछ ख्वाहिशों का, कुछ कोशिशों का, कुछ उम्मीदों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल पड़ा। नवाशी साहब जब कल बड़े अरसे बाद जब उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसलिए नहीं कहूँगी कि वहाँ पे कोई ना कोई सहाफ़ी था ना कोई रिपोर्टर था, बस आए, बयान किया, रिकॉर्ड किया, वो चले गए। बहरहाल उसमें एक दफ़ा फिर उन्होंने सवाल किया। मैं आज भी पूछता हूँ कि मुझे क्यों निकाला, तो पिछले तकरीबन फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिला। उसके बाद आज भी हमने ये देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब मुख्तलिफ चैनल्स पर आ रहे हैं और आ रहे थे, अभी तो आज सुना है कि उनको मना कर दिया गया है, लेकिन जो मकसद था उनके आने का या वो जो कहना चाह रहे थे या जो वो करना चाह रहे थे वो कर चुके हैं। आगे जाके हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिर एक सिलसिला ये हुआ कि जी गठजोड़ था जनरल फैज़ हमीद का, बाजवा का, तो उस पर भी बातें हो रही हैं। फिर साकिब निसार साहब भी बीच में आ गए। आज अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि कोई नहीं बचेगा, चाहे साकिब हो चाहे निसार हो। इस किस्म की उन्होंने हिंट देने की कोशिश की। मैंने जो ISPR की जो प्रेस रिलीज़ थी उसको दोबारा पढ़ा कि कहीं ये जिक्र है कि जो उनका सर्विंग टाइम था एक्सेप्ट टॉप सिटी वाला जिसमें वो DGC थे, बहस से जब वो DGISI, उसके अलावा कहीं ये जिक्र है कि उन दिनों का भी कोई ऐसी अकाउंटेबिलिटी है जिसको हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का नाम दे रहे हैं। तो इस प्रेस रिलीज से तो मुझे कम अज़ कम पता नहीं चली। बहरहाल अता तारड़ साहब क्या कह रहे थे, जरा तरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की। उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे, और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे। अभी भी जिस तरह शवाहिद सामने आ रहे हैं कि बानी चेयरमैन PTI का राब्ता बहाल था, ना सिर्फ तरीके अदम एतमाद के दौरान उनका राब्ता रहा, बल्कि अब भी जेल से भी पैगाम रसानी जो थी वो जारी थी। और ये हम समझते हैं कि ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बाकी इदारों को भी करनी चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बाकी इदारों को भी करनी चाहिए। और सारे के सारे जो कहते हैं ना कि वो ताने बाने जो बुने जा रहे हैं या जिस तरफ चल पड़ी हैं, वो ये कि 9 मई में जनरल फैज़ हमीद का रोल था और वो एक नेक्सस था या एक लाइजम था बिटवीन बानी चेयरमैन PTI और जनरल फैज़ हमीद का। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शेर अफजल मरवे साहब के वाले से आपने देखा कुछ अर्से मेरे प्रोग्राम में भी आए थे और बड़े दिल बर्दाश्ता थे कि अगर खान साहब से मुलाकात करूंगा और वहाँ पे भी गिले शिकवे दूर नहीं हुए तो मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि उससे पहले उनको पार्टी से बाकायदा तौर पे बरतरफ कर दिया गया था। उनकी जो मेंबरशिप थी, जो बुनियादी रुकनियत थी, वो भी ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन आज शेर अफजल साहब की मुलाकात हो गई और शायद गिले शिकवे भी दूर हो गए। क्या कह रहे थे कोई? आज तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। खान साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब और नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद थे, बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। खान की हिदायत के तहत मैंने अपने दिल में क़ियादत, जो इख्तिलाफात थे सब मैंने ख़त्म कर दिए हैं और न मैं दिल में उनके लिए कुछ रखता हूँ। चलें जी, सब कहा सुना माफ़, ये सारी चीज़ें हो गई। अल्लाह खैर से आगे बढ़ते हैं। अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा है PTI के और उसके साथ है रुकन कौमी असम्बली। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब। वालेकुम सलाम। अली मोहम्मद खान साहब, अभी आपने भी यकीनन सुना होगा, मैं ज़रा बाद में आती हूँ जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और उसके ताने बाने जाके जहाँ पे बुने जा रहे हैं, लेकिन
जो अभी शेर अफजल मरवत साहब कह रहे थे कि जी मुलाकात हो गई, गिले शिकवे दूर हो गए, मैंने हाथ मिलाया, उन्होंने गले लगा लिया, तो अब बाकायदा तौर पर जो एक नोटिफिकेशन, जो एक अनाउंसमेंट हुआ था जिसके तहत शेर अफजल मरवत को पार्टी से हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था, उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी थी और नीचे सिग्नेचर थे फिरदौस शमीम नकवी साहब से के इसका क्या करें सर? कोई वजाहत आएगी पार्टी की जानिब से कि जी ये गलत फहमी थी, गलत था, वापस लेंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी। पार्टी का एक इंटरनल मैटर है और उसको मेरे ख्याल में खान साहब ने आज एड्रेस किया है। अब यह है कि इन चीज़ों पे फोकस किया जाए कि आगे अब पार्टी ने क्या करना है। खान साहब की रिहाई के लिए जलसा 22 का आ रहा है। खान साहब के बहुत सी जगहों पे केसेस हैं अदालतों में, तो मेरी तवक्को है तमाम लीडरशिप से कि वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक इस इशू को तो एड्रेस कर लिया गया है। जिस तरह आज मरवत साहब की आपने प्रेस टॉक सुनाई है और बैरिस्टर गौहर साहब से भी मेरी जो बात हुई थी, उन्होंने बताया था मुझे, और मैं तो हल्के में हूँ, मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, हल्के में हूँ, तो उन्हें बताया कि खान साहब से इनकी मुलाकात हुई है और चीज़ें सेटल हुई हैं, तो बेहतर है, पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि ये वक्त हमेशा किसी भी बड़ी जमात में इख्तिलाफात आपस में हो सकते हैं, सारे कभी भी एक पेज पे 100% नहीं होते, लेकिन ये वक्त इस इख्तिलाफात को देने का नहीं। तो मैं तो इसको अच्छी डेवलपमेंट समझता हूँ। सर वक्त तो नहीं है लेकिन इख्तिलाफात हो रहे हैं। सर वक्त नहीं होगा लेकिन हो रहा है, नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। अभी आप देखें जो काबीना है केपी के, वहाँ से एक शख्स अहमद खान साहब हुए, उन्होंने कहा कि जी वो करप्ट थे, आपकी पार्टी के अपने लोग खड़े हो गए, उनकी गवाही दे रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हमाद अजहर का इस्तीफ़ा आया, 2-3 इस्तीफ़े लाहौर पंजाब से और आए। फिर हमाद अजहर ने भी शिकायतें की कि जी ना मेरी सुनी जाती है, ना मेरा कोई इंटरफेरेंस है, ना मुझे वो अहमियत दी जाती है, खास तक मेरी रसाई नहीं है, मैंने बनना नहीं है। फिर दूसरी लीडरशिप की भी आई, तो ये मसले मसाइल तो हो रहे हैं। कौन है जो इसको सही तरीके से टैकल नहीं कर रहा? देखिए, फितरी अमल है कि वो जमात जो 27-28 साल से इमरान खान साहब उसको लीड कर रहे थे, अभी लीड कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली लीड कर रहे थे और सारी चीज़ें उनके सामने आती थी। और हमारी जमात का तरीका ये था कि बहुत सी चीज़ें उनके सामने आके वैसे ही हल हो जाता था सारा। उनके जेल में होने की वजह से कम्युनिकेशन का एक गैप तो बाहर आया है। जितनी भी हमारी मौजूदा लीडरशिप है, चाहे वो चेयरमैन गौहर हों या सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब हों, तो जितनी भी वो कोशिश कर लें, वो खान साहब वाली बात तो नहीं हो सकती। ज़ाहिर है उन्होंने बात अंदर लेके जानी है, कुछ वो खुद ऑन द स्पॉट डिसीजन करते हैं। बहुत सी चीज़ों के लिए उनको फाउंडिंग बानी चेयरमैन जनाब खान साहब की तरफ देखना पड़ता है, तो उसमें कुछ गिले शिकवे आना फितरी अमल है, जो हमाद साहब ने भी इसका जिक्र किया है। और कल तो इनफैक्ट कोर कमेटी में कहा भी है कि कोई अगर आपका कोई ऐसा इशू है कि मैसेज नहीं जाता, तो गौर साहब एक जेंटलमैन आदमी है, उन्होंने कहा है कि आप मुझे बताइए, मैं और मेरे ख्याल में गौर साहब पे सब इस बात पे कंसेंसस ज़रूर है कि गौर साहब कभी किसी ग्रुप को या किसी चीज़ को हवा नहीं देते, वो यूनिटी की बात करते हैं। तो ये चीज़ें आना फितरी अमल है। क्या उनको एड्रेस है? मेरे ख्याल में एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है खान साहब के लेवल पे भी, और मौजूदा पार्टी कैडर जो बैठा हुआ है, सेक्रेटरी जनरल अपना चेयरमैन गौहर, साथ में हमारे पख्तूनख्वा के सदर जो हैं वो गंडापुर साहब हैं, वैसे तो पास उसका भी ओहदा है। जो केपी का इशू है जो आपने जिसका जिक्र किया शकील साहब का, और करप्शन चार्जेस वगैरह जो हैं, उनको भी देख रही है कि इन चीज़ों का भी कोई हल निकले। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाते हैं। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब का ये कहना कि जी ठीक है, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आगे बढ़े, हमारा इससे क्या लेना देना। साथ ही वो कहते हैं वो एक असासा भी थे। अब सारे के सारे जो फुटप्रिंट्स जिसको आप कह लें, अब एक जो पूरा के पूरा एक बयानिया तैयार किया जा रहा है, और जो जिसकी तक़वियत हमें ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ है उससे भी मिलती है कि जी 9 मई में ये मास्टरमाइंड थे। जो मास्टरमाइंड थे वो तो बेसिकली सरगना कहा गया, सरगना तो इमरान खान साहब थे, लेकिन इनके मशवरे भी थे, ये ऑन बोर्ड भी थे। रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ का पार्टी के साथ ताल्लुक़ कायम था, इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक़ कायम था? देखिए, इस पे पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया है। खान साहब ने खुद इसका जिक्र किया है और क्लियरली किया है कि ये हमारा जो इदारा है उसका अंदरूनी मामला है।
पाक फौज का। अगर इसके कोई ऑफशूट्स पॉलिटिकल आते हैं फिर उस पर हम जवाब दे देंगे, लेकिन मैं तवक्को रखता हूँ कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने बड़ा मैच्योर इस पे अपना पोजीशनिंग की है कि बहरहाल एक जिम्मेदार ओहदे पे तो वो थे, मुल्क का तीसरा चौथा पांचवा बड़ा अहम ओहदा है, तो अगर तहरीक इंसाफ इतनी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है और हम कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहते, तो हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जिस तरीके से उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने एक फॉर्मर चीफ जस्टिस के बारे में जिस तरीके से एक इस्तेहज़ाया अंदाज में बात की, वो मुनासिब नहीं है कि कुछ शख्सियात आती जाती रहती नहीं, कुछ ओहदे हैं, अहम ओहदे हैं, चाहे वो सदर हो, वज़ीर आज़म हो, चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो या DGI हो। वैसे पाकिस्तानी या हमारी कोई खुशी की बात तो नहीं है कि एक फॉर्मर DGI पे ये चार्जेस हैं, लेकिन अगर हैं तो इदारे को मौका देना चाहिए कि अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करे, उसको क्यों पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? देखिए वो ठीक है, ना देखिए अली मोहम्मद खान साहब माजरत के साथ अंदरूनी मामला तो सिर्फ उस वक्त महदूद होता। जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि या तो फिर ये होता ना कि जिस तरह से जो ख्वाहिश है, जिसका बारहा नून लीग ये इजहार भी कर रही है कि जी उनका गठ जोड़ता जनरल फैज़ का, जनरल बाजा का, साकिब निसार भी ऑन बोर्ड थे, और 2017 का जो नवाज शरीफ साहब को जो निकाला, फिर 2000 का जो इलेक्शन, फिर आप लोग की PTI की हुकूमत प्लेट में बना के देना, तो ये सारी की सारी एक गठजोड़ था जो कि मुल्क के खिलाफ था, सालमियत के खिलाफ था, और ये हुआ। ये इंप्रेशन हमें नून लीग देने की कोशिश कर रही है। वो जो प्रेस रिलीज ISPR से मिली है वो आपने भी पढ़ी होगी, क्या उसमें हो सकता है मैंने गलत समझा हो? क्या आपको उसको पढ़ के ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये मामलात वहाँ से चलेंगे कि जी हुकूमत गिराना, हुकूमत बनाना, लोगों को लाना, लोगों को निकालने से? देखिए इस चीज़ को तो सब समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन का कोई भी शख्स जब इंस्टीट्यूशन में हो तो उसका अमल इंफरादी अमल एक तरह से नहीं होता, इंस्टीट्यूशन का अमल होता है। तो अगर 2017 के हवाले से मियाँ साहब के रिजर्वेशंस हैं, तो उनका एक बयानिया भी था वोट को इज़्ज़त दो का, तो वो बयानिया 2024 में कहाँ चला गया? आज जो हमारे साथ हुआ है, क्या वो उन सारी चीज़ों को ओन करते हैं? सारी अपनी सीटें जो हैं वो हार चुके हैं, तहरीक इंसाफ का आधे से ज़्यादा मैंडेट जो है वो जा चुका है। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को इस मामले को पॉलिटिसाइज करना चाहिए। अगर वो वाकई चाहते हैं कि 9 मई की बेलाग इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो फिर हुकूमती इन्वेस्टिगेशन को कौन मानेगा? उसके लिए तो हमारा मुतालबा 1 साल से है, बल्कि 1.25 साल से है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बने जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, जिसका जो रोल है वो सामने आ जाएगा। हम फिर भी इस पर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे, और हमारी अभी भी स्टेटेड पोजीशन ये है तहरीक इंसाफ की कि हमारी जो मिलिट्री है उसका एक इंटरनल मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी का। अगर वो इसको कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको क्रॉस द बोर्ड फिर होना चाहिए। अगर किसी और ने भी कोई गलत किया है उससे भी सवाल हो, लेकिन जब वो खुद इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं, मेरा पॉइंट नहीं, आप पॉलिटिसाइज। अली मोहम्मद खान साहब, मैं सब 9 पे स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात वो 2018-2017 की कर रही हूँ, जब सरदार साहब ने भी बयान दिया कि जी वो जो एक चीज़ हुई थी 2017 में, 2018 में, वो अपने अख्ताम को पहुँची। फिर जिस नेक्सस की और जिस साकिब निसार की बात आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने की है, वो भी यकीनन उसी चीज़ से लिंक कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो अभी जो पेंडोरा बॉक्स खुला है या जो मामला उठा है, ये मज़ीद फैलेगा और ये 2017-2018 तक जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। देखें, हुकूमतें इल्ज़ामात नहीं लगाती हैं, हुकूमतें परफॉर्म करती हैं। 1.25 साल हो गया है, शहबाज साहब के वो 16 महीने भी चले गए, ये भी 5-6 महीने तो शायद हो ही गए। 9 मई करते रहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को आप लेटर लिखिए, आप जुडिशल कमीशन बनवाइए, हुकूमत के पास इख्तियार होता है, फेडरल गवर्नमेंट के पास। अगर ये समझते हैं कि 2017 में इनकी हुकूमत को टॉपल किया गया है और वो कोई कॉन्स्पिरेसी थी, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे वो एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, आप सबको याद होगा। तो हुकूमत के पास एक रास्ता है, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा सकते हैं, आप रेफरेंस भेज सकते हैं उस वक्त चीफ जस्टिस के खिलाफ। उसका हल ये तो नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को बिठा के जो है तो एक तंजिया किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इल्ज़ामात लगाएं। वो तो ज़ाहिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसको तो जो कहा जाएगा वो करेगा, लेकिन हुकूमत की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैच्योर तरीके से बात को हल करना चाहिए। देखें, ये जो माजी कुरेदा जा रहा है और चीज़ें की जा रही है, इससे निकलेगा कुछ नहीं। आपको आगे जाना है। इस वक्त आज की बात अगर आप करें, सिचुएशन क्या है, कौम पे की हुकूमत पे किसी का ट्रस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही,
आम आदमी की ज़िंदगी दोबर है, बिजली के बिल कोई दे नहीं सकता, पेट्रोल गैस के प्राइस आसमान को छू रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है, आपका यूथ मुल्क से बाहर जा रहा है, मेरिट की कोई सिचुएशन नहीं है, आपका इस मुल्क का सबसे बड़ा जेल में हुकूमत जो है वो ना आगे जा रही ना पीछे जा रही है। मियां साहब कल मुझे नहीं पता ये प्रेस टॉक थी, ये स्पीच क्या थी, तो गुमगु की कैफियत है। हल इसका एक ही है, वही है कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम को बिठाया जाए। खान साहब को जेल में रख के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। इमरान खान साहब को आपको बाहर लाना पड़ेगा, उनसे आप बात कीजिए। और दो बुनियादी नुकात हैं, असीराम की रहाई है, मैंडेट की वापसी है, जिसका जो मैंडेट है उसको आप दीजिए। कोई भी मुल्क में मुल्क दुश्मन कोई नहीं है सियासी जमातें, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जिसको मैंडेट मिला है उसको हुकूमत का हक मिलना चाहिए। अपोजिशन अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब ठीक है, अच्छा मशवरा है, अल्लाह करे इस पे अमल हो। साजिशों से अब निकलना अच्छा मशवरा है, अल्लाह करे इस पे अमल हो। मुझे जरा कोई बताएगा, जब सवाल मैंने पहले किया था, रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ के पीटीआई चेयरमैन से यानी बानी चेयरमैन से राब्ते थे? देखिए उनसे क्या राब्ते होने हैं। इमरान खान साहब खुद जो है वो ज़ेर हिरासत हैं 1.25 साल से। मुझे नहीं पता कि जो जनरल फैज़ साहब हैं वो एक्चुअली रिटायर कब हुए, 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, लेकिन खान साहब से उन्होंने कैसे राब्ते करना? खान साहब उनसे राब्ता क्यों करेंगे? खान साहब ने खुद इसको क्लियर किया है कि वो एक प्रोफेशनल का एक उनके साथ ताल्लुक था। उसके बाद उनका कोई 9 मई में क्या रोल होना है, अगर है तो वो अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है इदारे के अंदर। मुझे नहीं पता हुकूमत क्यों हलकान हो रही है। या तो फिर आप खुद जुडिशल कमीशन बनाएं या फिर इदारे की तहकीकात का इंतजार कर लें। अब ये या मैं नहीं पता कि ये इतने अतावले क्यों हो रहे हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। आप वो गिरफ्तार हो गया, फलाना हो गया, उस पर हुकूमत पॉइंटिंग स्कोरिंग कर रही। आपको अगर ये शक है कि किसी का 9 मई में रोल है तो 1.25 साल हो गया, उस पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना? आप बनाइए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सुप्रीम कोर्ट के नीचे। जी बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमसे बात करने का। और बात यही हो रही है, अली मोहम्मद खान साहब से ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ताल्लुक था रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ और इमरान खान साहब का। मेरा वो कहते हैं कि क्या हो सकता था, लेकिन बहरहाल ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमें बातें पता चली। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो वही अगेन टॉप सिटी वाला मामला, दूसरा पोस्ट रिटायरमेंट उनकी जो भी एक्टिविटीज़। लेकिन जब हुकूमती वुज़रा टेलीविजन स्क्रीन पर आते हैं तो वो इस्टेब्लिश करते हैं कि मामला से जनरल फैज़ का नहीं है, इसमें जनरल बाजवा भी मुलविस हैं, उनका भी गठजोड़ था। फिर एक ट्राइका था जिसमें साकिब निसार भी थे, जिससे सियासत उन्होंने जिक्र भी किया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जो इंक्वायरीज हो रही हैं और जो केसेस बनेंगे या बन गए हैं जनरल फैज़ के हवाले से, उसमें 2017 और 2018 वाला मामला भी निकलेगा? यहाँ तक जाके मामला जो है वो डिग आउट होंगी चीज़ें, या ये सिर्फ हुकूमती हल्कों की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब जो कल दोबारा पूछ रहे थे मुझे क्यों निकाला, उनका जवाब उनको मिल जाए? ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। 2 आम शख्सियात, सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार शिराजी साहब, एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जो मैं शुरू में भी बात कर रही थी कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद 2 चीज़ें, टॉप सिटी और फिर दूसरा उनके पोस्ट रिटायरमेंट। लेकिन उसके बाद हुकूमती वुज़रा, स्पेशली अगर आज हम अता तारड़ साहब की बात करें या ख्वाजा आसिफ साहब की बात करें, वो कई प्रोग्राम्स में गए और तमाम प्रोग्राम में जाके उन्होंने किस तरह से अपॉइंटमेंट हुई, जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का क्या गठजोड़ था। फिर कहीं ना कहीं साकिब निसार की गुफ्तगू आज अता तारड़ साहब ने की। ये खबरें भी आने लगी कि अगर ये चीज़ चलेगी तो जनरल बाजवा भी नहीं बचेंगे। फिर आज ये इंदिया भी दिया हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि चाहे साकिब हो चाहे निसार हो, ये मामला अब इस तरह से चलेगा। मैं अपने मेहमानों का यहाँ पे तारुफ भी करा देती हूँ, बल्कि तारुफ तो पहले करा चुकी। खुश आमदीद कहती हूँ इफ्तिखार शिराजी साहब को भी, एजाज सैयद साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा क्लिप है जिसमें मुख्तलिफ जो ख्वाजा साहब ने अभी रिसेंट प्रोग्राम्स में जो बातें की हैं वो मैं चला दूँ तो फिर आपकी तरफ आती हूँ, आप लोग की इजाज़त से। चलाइएगा जी ज़रा। जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ they were like this, you know. कोई सवाल ही नहीं पैदा होना, वाह भी नहीं सी लंघती। भाई साहब का रुखसती का वक्त आया। He expected कि मैंने I should continue। मैंने जो उनके साथ गुफ्तगू की कि मेरे नाल ही मुक जाओ। जनरल माया साहब जो है वो आई थिंक उनको जो कंट्रोल करने का जो मज़ा आना शुरू हो गया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हुक्मरानी कर रहे थे, ही थॉट कि मेरा नॉमिनी यहाँ पे होना चाहिए। और फर्स्ट टाइम ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की चॉइस को जो है
वो रजिस्ट किया गया। इमरान खान का जो पॉलिटिकल गॉडफादर था वो या बाजवा साहब थे और ये इनका पॉलिटिकल चाचा था इमरान खान साहब का फैज जो है। खाय साहब, क्या ये दुरुस्त है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आपके सामने भी मार्शल की बातें करते थे, धमकियां देते थे, मैं मार्शल लगा दूंगा? एक सिटिंग में उन्होंने जिसको कहते हैं इस तरफ भी इशारा किया, जो आप बात कर रहे हैं ये एग्जैक्टली ये भी इशारा किया कि मैं मार्शल लगा दूंगा। जी 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 जी। उन्होंने जो पावर है 2016 से लेके 2022 तक जो एक्सरसाइज की वो उसकी प्रेसिडेंस पाकिस्तान में बहुत कम मिलती है। जो भी ख्वाहिशात या जो भी उमंगें इमरान खान साहब की थी वो भी सारी उन्होंने पूरी की। इमरान खान को लेके आए, उसके बाद इमरान खान वाला सारा शो जो है, सारी फिल्म जो है वो 4 साल चलाई। 9 मई को जो हुआ है उसमें उन्होंने रोल अदा किया और जो मिलिट्री टारगेट्स जो है आइडेंटिफाई किए गए जिसके ऊपर पीटीआई के वर्कर्स ने और लीडरशिप ने अटैक किया, उस सारे प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनरल फैज साहब की जो है वो राय और ओपिनियन और डिसीजन मेकिंग वो उसके वो हिस्सा रहे। जी नाज़रीन, ये क्लिप्स आपने देखे हैं और अब मैं अपने गेस्ट की तरफ जाती हूँ। एजाज सैयद साहब, ये जो आपने देखे हैं, जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है उसमें जनरल बाजवा कहीं भी नहीं है, लेकिन हुकूमती हल्कों में जनरल बाजवा जनरल बाजवा जनरल बाजवा। वजह देखिए, जो मौजूदा जो हुकूमत है वो आपको याद हो जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए थे, गिरफ्तार हुए, फिर बाहर चले गए, तो उन्होंने बाहर से 2 बंदों का नाम लिया था, तकरीर की थी। एक जनरल बाजवा का नाम लिया था, एक फैज़ अमीद साहब का नाम लिया था। फिर वो बाहर से वापस आ गए और वो बिल्कुल खामोश हैं, इस मौजू पे बात ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अब चूँकि शायद नवाज शरीफ साहब को नई शायद उनकी तरजीहात बदल गई हैं या जो भी हुआ, नवाज शरीफ साहब ने अब आखिरी जो बातें 1 साल पहले की हैं उसमें साकिब निसार साहब का नाम लेते थे, वो अदलिया का नाम लेते थे। उन्होंने जो साबिक आर्मी चीफ हैं या साबिक ISI चीफ हैं उनका नाम लेना बंद कर दिया। तो ये उनके जो बयानिया है ना नवाज शरीफ साहब का, उनका बयानिया भी बदला है। अब मौजूदा हुकूमत है, उनके लिए सबसे आसान पंचिंग बैग जो है वो पुराने अफसरान हैं, पुराने आर्मी चीफ, पुराने ISI चीफ, पुराने जो भी लोग हैं। देखिए, पुरानों के बारे जो चला जाता है उसके बारे में सारी बातें करते हैं। आसान भी है ना, आसान है, जो होता है उसके बारे में कोई बात नहीं करते। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि ख्वाजा साहब सीनियर आदमी है और बड़े यानी कि मौजूदा सेटअप में मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सियासत में वो शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा तजर्बाकार और श्रूड पॉलिटिशियन है। तो इनकी एक लाइज़ान रही है जनरल बाजवा से और इनकी एक पर्सनल लाइज़ान फैज़ अमीद साहब से भी रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो लाइज़ान रही है इसमें कुछ खट्टी मीठी बातें होती रही हैं, तो कुछ खट्टी मीठी बातें हैं जो हमारे सामने आ गई हैं, कुछ आई नहीं है, तो ये शायद उसी का एक मतलब मीठी बातें तो चलो हजम हो गई, जो खट्टी रह गई थी अब उनका जिक्र अब उनका जिक्र हो। अच्छा शिराजी साहब, जरा बताइएगा कि क्या ये PMLN की ख्वाहिश है? क्योंकि कल हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने बड़े अरसे बाद ये बात की कि जो मुझे क्यों निकाला, और ये सवाल मेरा आज भी है, मुझे बताया जाए क्या ये दबी भी ख्वाहिश है जो कह रहे हैं कि बहुत अरसे खामोश रहे, ये दोबारा से वो जागी है कि जी जब ये हो ही रहे तो लगे हाथों 17-18 भी निपटे और जो मेरी हुकूमत गिराई थी उसके जो किरदार थे उनको भी सज़ा मिले? देखिए नादिया, मेरा ख्याल में फ़ौज ने तो अपना जो माइंड था वो शो कर दिया और वो सिर्फ जनरल फैज़ अमीद के मुतालिक एक प्रेस रिलीज आई और उसमें भी जो ज़्यादा फोकस है वो उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं जिनको उन्होंने कहा एग्जैक्टली, और जो पहले है वो नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, नथिंग टू डू, इवन के टॉप सिटी के मुतालिक भी खामोश हैं कि उस पर अगर कुछ चीज़ें साबित हो गई हैं तो क्या करने जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। बट वो जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है और उसमें भी अब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ओपन हो रही है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि सारा 9 में से जोड़ा जा रहा है और 9 में से जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब एक आर्टिकल 6 की कार्रवाई होने जा रही है कहीं जनरल फैज़ अमीद के खिलाफ। मुझे लगता है कि चीज़ों को उस तरफ लेके जाया जाएगा जिसके नतीजे में इस्टेब्लिश किया जाएगा कि मुल्क में बगावत, फ़ौज के अंदर नफरत अंगेज़ ख्यालात को परवान चढ़ाना, मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम की फिज़ा, आर्टिकल 6 की सज़ा यकीनी तौर पर अब शाहजी लोगों के पर जलते में ही तो जबान जल रही है। तो मेरा ख्याल में उसमें प्रिंसिपल पनिशमेंट आपको पता ही है। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ों को उस तरफ लेके जाना, फिर उसके साथ साथ जो 9 मई का पहला बयानिया था जिसमें मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं इमरान खान साहब थे, आपने देखा है न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि उस वक्त की PDM की सरकार थी या उसके बाद निगरान हुकूमत आई या अब ये हुकूमत है,
बट ऑल ऑफ अ सडन आप देखें कि उसके अंदर एक नया किरदार की एंट्री होती है, जनरल फैज़ हमीद और उसके कुछ साथी। तो अब हुकूमती बयानी के अंदर भी एक एडिशन हमें देखने को मिल रहा है। बुनियादी सवाल तो उनसे भी ये बनता है कि अगर आपके नॉलेज में बातें थीं, अब 2 साल से ज़्यादा का अरसा होने को है, तो ये बातें पहले क्यों नहीं कही गई? ISPR की प्रेस्टीज का इंतज़ार क्यों किया गया? अगर आपके नॉलेज में था कि जनरल फैज़ हमीद, जिस तरह आज ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना, प्लानिंग करना, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जनरल फैज़ हमीद नज़र आ रहे हैं, तो आप तो मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, आपके तो नॉलेज में चीज़ें थी, तो क्यों इंतज़ार किया कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कह रही तो आप भी खामोश रहे हैं? लेकिन मुझे लगता है कि अब नून लीग की ख्वाहिश है कि मामला सिर्फ फैज़ हमीद तक महदूद नहीं रहना चाहिए। जो बात आपने की है, और मेरा ख्याल में रायविन में भी इसके ऊपर गौर व खोस हुआ है और फैसला ये किया गया है कि अब दबाव की कैफियत बनाई जाए कि सिर्फ ये नहीं बल्कि जुडिशरी के अंदर जो किरदार है साकिब निसार साहब की शक्ल में या फिर जनरल बाजवा कि जो उस वक्त इस टीम को लीड कर रहे थे, अब उनका भी ट्रायल होना चाहिए। मैं वही बात करी थी ना कि जो मुझे क्यों निकाला बड़े अरसे बाद नवाज शरीफ साहब ने दोबारा कि आप इस बात से अग्री करते हैं कि नून लीग का ये ख्वाहिश है कि अब ये भी खोले? मेरे ख्याल में इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर मेरे ख्याल में नून लीग की ख्वाहिश का इतना असर नहीं होगा। ये मेरा ये ख्याल है कि ये जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है ये इनका इंटरनल मैटर है, और ये जो डिसीजन है फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई करने का, ये भी इस्टेब्लिशमेंट का अपना फैसला है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने किसी के कहने पे लिया है या वो किसी के कहने पे वो अमल दरामद करते होंगे। कहने पे होता तो उससे जनरल फैज़ पे वो नहीं होता ना, मतलब एक बात दूसरी इफ्तिखार शराजी साहब ने जो बात की, मेरा ये ख्याल है कि जो फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के तहत ही होगी। आर्टिकल 6 की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि आर्टिकल 6 होगा। उसकी बहुत एक बड़ी बुनियादी वजह है। मेरा ये ख्याल है कि आर्मी की एक पूरी ट्रेडिशन है, उन्होंने अपने ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की हुई हैं, माजी में रिसेंट पास्ट में भी कार्रवाई की हुई है। वो अपने अफसर को गद्दार नहीं कहलवाते होते, ठीक है, वो जो भी कार्रवाई करते हैं अपने अंदर करते हैं कार्रवाई। और आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने के लिए ये हमें याद रखना चाहिए कि वो सारा भरोसा जो है सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर करना होगा। यानी कि सिविलियन जो वजारत दाखिला है उसे एक समरी भेजनी होगी काबीना को, फिर उसके तहत एक स्पेशल कोर्ट बनानी होगी जो कि सिविलियन कोर्ट होगी। ओके। और वो ओपन कोर्ट होगी, ये मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होगा। ये मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा। अच्छा, और अगर वो हुआ तो आगे देखें कि माजी में सिविलियंस के ऊपर भी गद्दारी की चार्ज लगी है, वो भी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच सकी है, और जनरल मुशर्रफ के ऊपर भी जो गद्दारी की चार्ज लगी है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची है। क्योंकि जब ट्रायल होता है वो ट्रायल पब्लिक होता है, या पब्लिक ना हो तो कम से कम ऐसी पब्लिक जगह पर ज़रूर होता है जहाँ पर तमाम वकला जो हैं वो एक्सेसिबल होते हैं। तो वो चीज़ें बाहर आती हैं तो फिर चीज़ें नैरेटिव हाथ से निकल जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मामला मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही रखा जाएगा। और उन्होंने अनाउंस कर दिया है, उन्होंने अनाउंस किया कि हम फील्ड कोर्ट मार्शल करेंगे। वो अनाउंस कर दिया। चले मैं इस पे शराजी साहब का जवाब लूंगी। सर एक ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक ले लेते हैं, इस पे शराजी साहब का जवाब भी लेना है। लेकिन मतलब पूछना ये है इन दोनों शख्सियात से, मोतबर शख्सियात से, कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से PTI को फ़ायदा हुआ या नुकसान। ब्रेक लेते हैं वापस। जिन्हें से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और जो बहस जहाँ पे हमने रोकी थी वो उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। एजाज सईद साहब का कहना यह था कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स का अगर आर्टिकल 6 का मामला है तो वो भी मिलिट्री कोर्ट्स नहीं, वो मामला फिर सिविल कोर्ट्स में आएगा। शादी साहब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? इनफैक्ट इसमें कोई शक नहीं कि अगर अब आप स्पेसिफिकली आर्टिकल 6 की बात करते हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये फिर सिविलियन गवर्नमेंट को आपको एंगेज करना पड़ेगा। लेकिन एस्पोनाज के अंदर इससे पहले भी मिलिट्री के अंदर लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में ही ट्रायल किया गया है और उन लोगों को सज़ाएं मौत तक की सज़ाएं हुई हैं। तो मुझे लगता है कि उनके जो क्राइम की नौइयत जो इस वक्त जाहिर की जा रही है वो कोई सादा नहीं है, क्योंकि उनके साथ जितने लोग उनके साथ हैं जिनको नेटवर्क उनका कहा जा रहा है, नीचे ब्रिगेडियर्स रैंक के लोग, फिर कुछ कर्नल रैंक के लोग भी मौजूद हैं, और कुछ कहा जा रहा है मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। ऑल रिटायर्ड एक नेटवर्क की बात। हाँ बिल्कुल, ये वो लोग के जिनके बारे में इंप्रेशन ये है कि जब वो एक खुफिया इदारे के लिए साथ काम कर रहे थे, शायद उस वक्त भी वो एडीज थे, वो सपोर्टर थे, वो कहीं ना कहीं इमरान खान के रजीम को सपोर्ट कर रहे थे, और रिटायरमेंट के बाद भी उनका किरदार नज़र आ रहा है। तो लगता तो यही है कि फिर उनके खिलाफ जो एलिगेशन जो बड़े सीरियस नेचर के हैं कि गोया के मुल्क के अंदर एनार्की फैलाना,
फौज के अंदर बगावत की फिजा को प्रमोट करना। तो अगर ये कुछ होंगे तो यकीनी तौर पे फिर सीरियस किस्म के क्राइम्स है ना, तो फिर उनकी सजाएं भी कोई सादा तो नहीं होंगी। ऐसा तो थोड़ी होगा कि 6 माह के लिए उनको कैद की सजा दे के उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो 9 मई का बयानिया बना है गोया कि इमरान खान साहब के खिलाफ बना है, बट हमने अभी तक देखा है कि अदालतों में जब इन मामलात को लेके गए और इस वक्त जो कहा जा रहा है कि अभी तक कोई अदालत उनको ट्रायल नहीं कर रही क्योंकि वो सबूत जो कि रिक्वायर्ड है अदालतों में ट्रायल करने के लिए शायद वो मिसिंग है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ISPR से लेना, क्योंकि ISPR तो हमें बताता है कि मेरे ख्याल में हम अपन नाकाबिल तरदीद शवाहिद है। इतनी बड़ी बिग फिश को जब ट्रायल करेगा तो उसके बाद तो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि जब हम कह रहे हैं कि ये शख्स उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर या जब वो इक़्तिदार से बाहर निकाले गए उनके साथ मिल के मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेकाम लाना चाह रहे थे और हम अपने इतने बिग हॉर्स को हमने ट्रायल किया है, तो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इसका जो मास्टर माइंड था वो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था। तो मेरा ख्याल वो जो तीन रिटायर्ड 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल क्योंकि जब गिरफ्तारी थी उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें इनस्टेबिलिटी वाली बात मेंशन की थी ISPR ने। पॉलिटिकल मोटिव्स की बात है और साथ में इनस्टेबिलिटी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा एजाज सईद साहब, ये अब मुझे बताएं कि ये एक तो मामला हो गया कि जिसके ताने बाने हम या जोड़े जा रहे हैं कनेक्शन 9 मई के साथ, लेकिन PTI खान साहब ने कहा कि जी हमारा क्या लेना देना, अच्छा है अगर उनको मिलाया है तो अब इंक्वायरी होगी, जब इंक्वायरी होगी तो कोई कमीशन बनेगा, वो विजुअल्स आएंगे, वो चीज़ें होंगी। क्या ये मामला वाकई इतना आसान है PTI को? या पहले इसको ये कर लूँ कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से PTI के लिए ये को नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है? देखिए PTI को तो मजमूई तौर पर नुकसान हुआ है। फैज़ हमीद मजमूई तौर पर अगर देखा जाए उनका जो अरूज है वो PTI के दौर का अरूज है, बल्कि 2018 के जो इलेक्शंस हैं उनमें जनरल फैज़ हमीद ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। आपको याद हो उस वक्त RTS बैठ गया था और फैज़ हमीद साहब पता नहीं कितनी रातें जागते रहे थे और वो इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था उन दिनों। तो लेकिन वो हॉस्पिटल में भी काम कर रहे थे। जो फैज़ हमीद है वो बड़े गो गेटर किस्म के आदमी थे। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ उनका बड़ा करीबी लाइज़ॉन रहा और इमरान खान साहब भी उनके लिए पूरी कोशिश की उन्होंने। अगर आपको याद हो 6 अक्टूबर 2021 को इमरान खान साहब की उनकी वजह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो गई, जनरल बाजवा के साथ, तो जो 6 अक्टूबर को जो तलखी किस बात पे हुई थी, वो तलखी इसी बात पे हुई थी कि इमरान खान पहले 3 दफ़ा जो फैज़ हमीद साहब को हटाए जाने की जो कोशिशें हैं उनको नहीं उनको माने थे। मिलिट्री चाहती थी कि उनको, मेरे ख्याल है ISI को कोर बनाने का भी उसमें एक मुतालबा था कि इसी को कोर बना दे। उसी वक्त उन्होंने एक समरी मूव की थी, बाकायदा समरी मूव करवा दी थी कि कोर कमांड करने की ज़रूरत ना रहे। लेकिन एट दैट टाइम वो मिलिट्री की जो इस्टेब्लिशमेंट है उस वक्त जनरल बाजवा और उनके जो साथी हैं उन्होंने वो नहीं माना था और नतीजा 6 अक्टूबर को हुआ। और 6 अक्टूबर वो डिसाइसिव डे है जब इमरान खान की और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आपस में दूरियां हो गई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उस दिन से इमरान खान, मेरा पॉइंट ये है, ठीक है वो सारी बात 9 मई का तो फंदा खान साहब पे वैसे ही लटक रहा है। खान साहब को तो बल्कि ये डर भी था कि उनको भी ना मिलिट्री कोर्ट्स में घसीट लिया जाए या उस केस को भी शायद मिलिट्री कोर्ट्स ना दे रहे। उसके बाद हमने उनके लबो लहजे भी थोड़े से तब्दील होते देखे। बट माई पॉइंट इज़ कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से मजीद नुकसान क्या हुआ? वो तो 9 मई तो ऑलरेडी ना उनको रिलीफ मिलेगा ना। ये तो एक ऐसा मामला है ना कि अगर फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हो गए हैं और उनका जो टेलीफोन है उनके जो टेलीफोन से उन तमाम वेटरन्स के नाम आ जाते हैं, उन तमाम अफसरों के नाम आ जाते हैं जो किसी भी जगह पे हाजिर हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब के बयानिए को, तो उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो PTI अल्टीमेटली PTI का होगा। तो मेरा तो इसमें कोई डाउट, आल्दो कि इमरान खान साहब ने अपने आप को फैज़ हमीद साहब से डिस्टेंस किया है ये, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब बड़े श्रूड पॉलिटिशियंस हैं, आप उन्हें अंडर एस्टिमेट ना करिए, वो बड़े समझदार पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है। लेकिन इस वक्त फैज़ हमीद साहब की स्ट्रेटजी क्या होगी? मतलब असल बात तो ये है कि वो उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उनके स्टेटमेंट्स क्या होंगे? उनकी स्ट्रेटजी यही होगी कि वो अपने आप को बचाएं। जाहिर है वो पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने, और अपने आप को बचाने के लिए वो बहुत सारे लोगों के नाम लेंगे और वो देखिए किन किन के नाम लेते हैं।
अब जो मामला था जा रहा है, जिसका मैंने जिक्र भी किया कि खान साहब ये कह रहे थे कि मेरा कोर्ट, मुझे शक है या मुझे लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में चला जाएगा, फिर कुछ लबो लहजा तब्दील भी हुआ था, शायद कुछ लोग उससे लिंक भी कर रहे थे। अभी क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? ये सारा जो चीज़ें हुई हैं, जो ये पूरा जाल, इसके बाद भी अभी चांस है या इसको लेके मजीद उसको तक़वियत है कि मिलिट्री कोर्ट्स में खान साहब का मामला केस चला जाए 9 मई वाला? देखिए नादिया, इनफैक्ट इससे पहले हमने साइफर में भी कुछ इसी तरह की स्कीम देखी थी। साइफर का केस बना, बयानिया ये था कि उस जो डिप्लोमेटिक था वो अपना केबल थी उसको उन्होंने लहराया और 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब किया, पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरात पैदा हुए, और फिर साथ में उनको जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको वादा माफ़ गवाह के तौर पे लेके आ गए। लेकिन फिर हुआ क्या, अदालत ने उस केस में उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। ऐसे ही है ना। तो अब भी अगरचे बयानी की हद तक तो आप कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुन लें कि टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना, पूरी प्लानिंग करना, बट अदालत इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगती हैं। तो जो एजाज़ भी बात कर रहे हैं, अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि सारी स्ट्रेटजी के अंदर जनरल फैज़ हमीद शामिल थे, तो आपको उसको डॉक्यूमेंट भी दिखाने पड़ेंगे। आपको याद है कि जब 12 केसेस के अंदर इमरान खान साहब की फ़िज़िकल रिमांड की जो परमिशन थी उसको उन्होंने उड़ा दिया था लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने। वो इस बुनियाद पे था कि उस फैसले 5 सफ़ात के फैसले में उन्होंने लिखा है कि एक सरकारी अफसर का ये स्टेटमेंट है कि इस सारे खेल का मास्टरमाइंड इमरान खान है। ना तो कोई ऑडियो एविडेंस है, ना कोई वीडियो एविडेंस है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और हम तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटेड पोजीशन उनकी आर्टिकल 10 के नीचे कि अगर आप किसी का फिजिकल रिमांड देना भी चाहते हैं तो पहले उस शख्स को सुने और एलिगेशंस जो आपके पास हैं उनको एग्जामिन करें कि उनके अंदर कोई जान है कि नहीं है। तो मेरा ख्याल में मामला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा तो फिर कौन से सबूत, कौन से? मैं कहता हूँ कि सबूत नहीं, सबूत फिर भी देखें ना। उसके बाद एपीलेट कोर्ट्स हैं। यही जनरल फैज़ हमीद को अगर आप वहाँ पे सजा देते हैं, वो हाई कोर्ट में आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो उसके बाद जो पटारी खुलेगी तो बहुत सारे किरदार फिर सामने आएंगे। अब टॉप सिटी के ऊपर भी मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त वो डीजीसी थे, नवीद मुख्तार साहब डीजीआई से थे, फिर आपको उनको बुलाना पड़ेगा कि आपके नीचे एक बंदा काम कर रहा था, आप कहाँ थे उस वक्त? जनरल आसिम साहब DGMI थे, तो भाई एक और एजेंसी पे जो किसी और पे नजर रखती है, तो क्या आपको मालूम नहीं था? बिल्कुल, नहीं था, तो बिल्कुल, आपके एंड पे भी नेगलिजेंस निकलेगी तो बड़ी दूर तक जनरल जाएगी। बाजवा साहब के जो आर्मी चीफ थे, फिर उनको भी बुलाया जाएगा कि भाई आपके सुबार्डिनेट ऐसा कुछ कर रहे थे, आपको मालूम था कि आपको मालूम था? ठीक है। तो सारी चीजें इतनी आसान नहीं है कि आप स्टैब्लिश कर पाएंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली आपको सबूत मिलिट्री कोर्ट हो। लेकिन सर इतनी बड़ी गिरफ्तारी डाली है तो बहुत सारी चीजें प्लान करके डाली है, बहुत सारी चीजें प्लान करके डाली होगी। जल्दी से कर दे कोई कमेंट ताकि एक इंपॉर्टेंट सवाल करना है। इफ्तार भाई से मैं बड़े अदब से एक लाइटर टोन में बात कर रहा हूँ कि वो इफ्तार भाई समझ रहे हैं कि अदालतों में और फौजी अदालतों में बड़ा इंसाफ का बोलबाला होता है, तो कर सकते हैं। एक बड़ा मशहूर मुक़ौला है वैसे, अज़राए मज़ाक में, अज़राए तफन्नुन जिसे कहते हैं, वो कहते हैं अंग्रेजी में कि मिलिट्री जस्टिस टू जस्टिस इज व्हाट मिलिट्री म्यूजिक इज टू म्यूजिक। तो मेरे ख्याल में अच्छा, अब जो ये चीज़ें आ रही हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ होनी हैं, साकिब निसार वाली बात इन्होंने कर दी, पहले भी चल रही थी चीज़ें, मज़ीद गिरफ्तारियाँ होनी हैं। बिग फिश, मैं छोटी छोटी बात नहीं कर रही। मेरे ख्याल में गिरफ्तारियाँ होंगी और मेरे ख्याल में जो पहला चंक है वो पूरा हुआ है और दूसरे चंक में भी शायद कुछ लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। इसी की कंटिन्यूटी है या कोई और मामले भी हैं? इसी की कंटिन्यूटी में गिरफ्तार होंगे। मेरा ये ख्याल है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मामलात को ज़्यादा फैलाना नहीं चाहती। उनकी प्रायोरिटी होगी कि वो एक केस में लोगों को पकड़ के एक एग्जाम्पल सेट कर दे और बाकी जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाए। लेकिन ये तो पोस्ट रिटायरमेंट वाला मामला है ना, उनकी एक्टिविटीज़। तो जो साकिब निसार साहब हैं वो इसमें कहाँ फिट होते हैं? देखिए, साकिब निसार को फिट करने की बाज़ाब्ता कोशिश तो अभी गवर्नमेंट ने की है ना, सिविलियन गवर्नमेंट ने की है। क्या जो इस्टेब्लिशमेंट है आपकी, उन्होंने कहा है ये कि हम ये करेंगे? अभी तक तो उनकी तरफ से कुछ नहीं। तो फिर आप किन बड़ी गिरफ्तारियों का? मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो सिस्टम के अंदर से जो वेटरन्स कुछ गिरफ्तार कर रहे हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी ये जो साकिब निसार साहब का नाम आया, ये तो वज़ीर इत्तलात लेके आए हैं। अब अगर साकिब निसार के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में आपको करना पड़ेगा, यानी कि सिविलियन गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप लेगी। मेरा नहीं ख्याल कि मिलिट्री। मुझे ब्रेक लेना, एक सिर्फ कोई सर वन लाइनर दे दीजिएगा। जनरल बाजवा पे कोई आता दिख रहा है आपको? साकिब निसार साहब को अगर आप ट्रायल करेंगे तो वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता।
उसके लिए आपको जनरल बाजवा को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसके बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसी दौर में जो कुछ कर रहे थे। तो अब ऐसा हो नहीं सकता कि आप साकिब निसार को तो क्वेश्चन करें बट बाजवा साहब को आप छोड़ दें, ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी साहब, आपका भी एहसास सब आपका भी, ये बात बिल्कुल वही है कि जो आज ख्वाहिश का इजहार तो किया है तारर साहब ने, लेकिन शायद ये मुमकिन ना हो। लेकिन बहरहाल आने वाले वक्त में जब मज़ीद अनफोल्ड होंगी, मज़ीद जिस तरह से एहसास से ये सब कह रहे हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, कुछ और भी चीज़ें सामने आ सकती हैं, उस वक्त का वेट करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो कल जो सूबा पंजाब पे खुसूसी मेहरबानी की गई है PMLN के सदर और चीफ मिनिस्टर की जानिब से, तो दीगर सूबों पर इसका हक क्यों नहीं है और कैसे हो सकेगा? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। कल हमने देखा कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जो क्रच था वो ये था, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहने के बाद और पंजाब में उनके पास कोई ओहदा नहीं है, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन ऐलान वो कर रहे थे, वो किस हैसियत में कर रहे थे ये नहीं पता, किस कैपेसिटी में कर रहे थे, वालिद की हैसियत से कर रहे थे या PMLN के सदर की हैसियत से कर रहे थे। लेकिन मेरा ऐलान ये था कि 2 महीने के लिए जो पंजाब के लोग हैं, सूबे पंजाब के, उनको रिलीफ दिया जाएगा बिजली के बिलों की मद में, और 14 रुपये पर यूनिट फॉर अगस्त एंड सितंबर। और ये जो हुकूमत है वो अपने डेवलपमेंट फंड में कट लगाएगी 45 बिलियन रुपीस का, 45 अरब का, और उनकी सब्सिडी देगी। अब सवाल ये है कि ये कर तो सकते हैं, लेकिन क्या ये मुनासिब चीज़ है? PMLN की हुकूमत है, आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर ये करना था, एक वफाकी सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा इस पर ज़रा बात करेंगे। और बात करने से पहले मैं मरीम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट की, इसके उससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि MQM के सरबराह हैं, कन्वीनर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती नहीं सॉरी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक शिकवा किया था और शिकायत की थी कि ये सूबा पंजाब के लिए सिर्फ क्यों है, इससे एहसास महरूमी सूबों का बढ़ेगा। जिसमें मरियम साहिबा ने उनको जवाब दिया कि प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने दूसरे जो ये रिलीफ मुफ्त में नहीं किया, बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर लिया है, इसलिए पंजाब अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए। मुझे खुशी होगी कि अगर आप हुकूमत सिंध से भी करें। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो उनके जवाब देने में तो उनका कोई सानी नहीं है, तुर्की ब तुर्की जवाब दिया कि प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का बहुत शुक्रिया। अगर हमारी सिंध हुकूमत का हुस्न अखलाक और बर्ताव पिछले 15 सालों से इतना ही अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की, आपको जो है वो इत्तेहाद आपसे करने की अनकंडीशनल ज़रूरत क्या थी। खैर, ये एक अलग बहस है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब मौजूद हैं। ज़रा ये किस तरह से होगा, एक वफाकी सब्जेक्ट है, क्या एक सूबा ऐलान करके सिर्फ एक सूबे को के लोगों को रिलीफ दे सकता है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब। जी वालेकुम सलाम। सॉरी, आपको बहुत होल्ड करना पड़ा। आबिद सुलैरी साहब, ज़रा फरमाइएगा कि क्या प्रैक्टिकली ये मुमकिन है? मुमकिन तो हो गया, लेकिन ये मुनासिब है कि एक सूबा अपने सिर्फ लोगों को, यानी अपने पंजाब के लोगों को रिलीफ दे दे, बाकी तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं बिजली के बिलों को लेकर, और ऐलान भी वो कर रहा है जिसकी अपनी पार्टी की हुकूमत वफाक में भी है। ये एक मुनासिब कदम है कोई? इससे पहले अगर हम इसके टेक्निकल पहलू को देखें तो टेक्निकल पहलू ये है कि IMF ने ये पाबंदी लगाई कि बिजली का जो टैरिफ है वो उसकी कॉस्ट को वो कवर करे, ताकि जो एनर्जी सर्कुलर डेट है वो मजीद ना बढ़े, बल्कि पिछला एनर्जी सर्कुलर डेट जो है वो खत्म हो। इससे पहले ये होता था कि हुकूमतें ऐलान कर देती थी और वो डेट जो है वो एक टैरिफ डिफरेंशियल डेट वो अक्यूमुलेट होता रहता था, जो कि एनर्जी सर्कुलर डेट का पहाड़ बन गया। तो एक हमने देखा जब ये बिजली के बिलों पे बहुत ज्यादा एहतजाज होना शुरू हुआ, तो पहले तो वजीर आज़म साहब ने एक रिलीफ का ऐलान किया वफाकी हुकूमत की जानिब से। वो सितंबर तक है कि जो 300 यूनिट से नीचे इस्तेमाल करने वाले जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बिजली के नर्स जो है उनमें इजाफा नहीं किया जाएगा, और उसका जो रेवेन्यू था वो 50 अरब रुपए PSCP से काट के उधर डालेंगे। तो यानी IMF को ये जस्टिफाई किया गया कि जी जो खर्चा है हम इतना खर्चा नहीं करेंगे, बल्कि अपने खर्चे को कम करके ये इस मद में खर्च कर रहे होंगे। इसी तरह से अगर पंजाब ने भी जो अनाउंसमेंट की, और जैसा कि आपने अपने ट्वीट्स का हवाला दिया, तो उन्होंने जो पंजाब का ADP जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसमें से $45 बिलियन रुपीज जो है 45 अरब रुपए
वो उन्होंने डाइवर्ट किए कि जी अगले 2 महीने के लिए जो पंजाब में आई जितनी भी बिजली की तकसीम कार कंपनीज हैं, जो डिस्कोज हैं, वो 14 रुपए पर यूनिट टैरिफ कम लेंगी 500 यूनिट से नीचे इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से, और उसके बदले में पंजाब हुकूमत उनको वो जो डिफरेंस है वो एडजस्ट कर रही होगी। अब थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है कि अगर केपी चाहे, सिंध चाहे, बलोचिस्तान चाहे तो वो भी अपने एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो है उनको स्क्वीज करें और बिजली का जो रिलीफ है वो दे दें। और ये हमें ये भी याद रखना है कि ये रिलीफ परमानेंट नहीं बल्कि चंद माह के लिए है, और उसके पीछे जो मंतक है वो यही है कि उसके बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी और सर्दियों में चूँकि गैस का इस्तेमाल बढ़ जाता है, बिजली का इस्तेमाल वैसे ही कम हो जाता है, तो लोगों के बिल जो हैं वो कम आएंगे। तो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हैं जो कि अगर कंज्यूमर के हवाले से देखा जाए तो यकीनन कंज्यूमर उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे होंगे, लेकिन शायद हमें इससे थोड़ा बढ़ के सोचना चाहिए कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं इन तमाम बिजली तकसीम कार कंपनीज के, पिछले साल में नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक वो तकरीबन 625 अरब रुपए के हैं। तो अगर IPPs का मसला भी नहीं भी हल होता तो वो उन लॉसेज को कम किया जाए और वो जो लॉसेज करके हमारे पास जो क्वेश्चन बचे उसको हम कंज्यूमर की तरफ डाइवर्ट करें, या इसी तरीके से जो इस वक्त सोलर एनर्जी पे एक बहस छिड़ गई थी कि क्या सोलर इस्तेमाल ज्यादा करने से वो जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा। तो शायद इस तरह की जो सब्सिडीज हैं इनको उधर भी डाइवर्ट किया जाता है। अब जो मैं होते हुए देख रहा हूँ कि अगर तमाम सूबे इस तरह के अनाउंसमेंट्स करना शुरू हो गए तो उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि वो जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान की रकम है वो किसी प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस है, वो किसी सड़क बनाने के लिए, के लिए, किसी पानी की स्कीम के लिए या किसी भी, तो वो अब एक ट्रेड ऑफ है कि या आप बिजली सस्ती ले लें या आप इन चीजों पे स्पेंड कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद सुलैही साहब आपके टाइम का। माजरत टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, इस तरह से नहीं है, लेकिन बहरहाल पंजाब को लेकर दीगर सूबों में वैसी एहसास महरूमी है, लेकिन इस चीज़ को आप बढ़ा रहे हैं और बात यही हो रही है कि PMLN पंजाब तक महदूद हो गई है। शायद इस वजह से उसने सोचा, उनके अपने कायद ने सोचा कि हमसे पंजाब के लोगों को ही रिलीफ दें। प्रोग्राम से दीजिए ना दें, मिल सको इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।